एमफी की ओर से फाइनेंस मिनिस्ट्री को प्रपोजल इस तरीके से गया है कि डेट म्यूचुअल फंड जो होते हैं उनको भी टैक्स बेनिफिट का एक दर्जा दिया जाए। आज तक जैसा है कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम यानी इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के कुछ चुनिंदा फंड्स को टैक्स सेविंग के लिए यूज किया जा सकता था। अब एमफी ने यह भी प्रस्ताव किया है कि कुछ डेट फंड्स को भी आप इसमें ऐड कीजिए। यही नहीं, ईएलएस, यही नहीं, यूलिप और जो म्यूचुअल फंड के बीच में जो टैक्सेशन पैरिटी हुआ करती थी उसको भी घटाने के लिए या उसको खत्म करने के लिए प्रस्ताव एमफी की तरफ से जा चुका है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए रोहित ज्ञानचंदानी, को फाउंडर एट फिन अकेडमी। आज मेरे साथ जुड़े हैं निशान बत्रा जी, जो हमारे टीम के को फाउंडर हैं। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एमफी की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव के ऊपर। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 2 महीने में बजट आने वाला है और बजट में सबको, हर एक इंसान को इस देश के सरकार से बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। उसी तरह म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए जो उनकी एक बॉडी होती है, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, एमफी, उसकी तरफ से एक प्रपोजल या प्रस्ताव फाइनेंस मिनिस्ट्री को जा चुका है। उस प्रस्ताव में क्या क्या पॉइंट्स हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निशान जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार रोहित जी, बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाली है आज की। ये वीडियो एंड तक देखें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बिल्कुल, तो हम लोग उन सारी चीजों पर डिस्कशन करने वाले हैं जो एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को अफेक्ट कर सकती हैं। तो डेफिनेटली ये वीडियो पूरा देखिए, अंत तक हम इसमें हर एक वो इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे जो आपको अफेक्ट कर सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो निशान जी, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस प्रस्ताव में, इस प्रपोजल में था कि जो लिस्टेड डेट सिक्योरिटीज हैं, कुछ लिस्टेड बॉन्ड्स हो गए, तो उनका जो टैक्सेशन इम्पैक्ट हुआ करता है वो अलग है डेट म्यूचुअल फंड से। लेकिन इसमें भी यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए एमफी ने प्रस्ताव रखा है। तो मैं जानना चाहूंगा कि ये किस तरीके का प्रस्ताव है, इसमें क्या एक्सपेक्टेड है एमफी को। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। देखिए, म्यूचुअल फंड टैक्सेशन के लिए दो कैटेगरी में कैटेगराइज है। एक इक्विटी म्यूचुअल फंड और दूसरा नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड वो वाले म्यूचुअल फंड है जो 65% ऑफ द कॉर्पस, 65% ऑफ द एयूएम या तो डोमेस्टिक लिस्टेड इक्विटी में लगाते हैं या उससे ज्यादा डोमेस्टिक लिस्टेड इक्विटी में लगाते हैं। जो भी म्यूचुअल फंड 65% से कम डोमेस्टिक इक्विटी में इन्वेस्ट करता है वो नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड है टैक्सेशन पर्पसेस के लिए। नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन क्या है? नॉन इक्विटी म्यूचुअल फंड का टैक्सेशन है, अगर आपका होल्डिंग पीरियड 3 साल या उससे ज्यादा है तो आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद 20% टैक्सेशन है। अगर आपका होल्डिंग पीरियड 3 साल से कम है तो टैक्सेशन रहेगा, आपकी जितना भी कैपिटल गेन हुआ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो आपको हुआ है, वो आपकी इनकम में जुड़ जाएगा और आपके स्लैब रेट के अकॉर्डिंग वो टैक्स होगा। अब है क्या, जो लिस्टेड बॉन्ड्स हैं वो आज की डेट में टैक्स हो रहे हैं, उनमें टैक्सेशन पीरियड है 1 साल का और 1 साल के बाद वो 10% पे टैक्स होते हैं। तो एचएनआईज क्या करते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड ले लेते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड लिस्टेड हो या ना हो, उसके ऊपर टैक्सेशन अगर 1 साल का होल्डिंग पीरियड है तो 10% है। जीरो कूपन बॉन्ड में जैसा कि नाम कह रहा है कोई इंटरेस्ट इनकम तो होती नहीं। तो एचएनआईज क्या करते हैं, इस तरह के बॉन्ड्स खरीदते हैं। मान लो 8% पे कोई बॉन्ड खरीदा, साल भर के बाद उसको एट पार भी बेच दिया तो उनको 7.2% टैक्स फ्री मिल जाएगा। सिर्फ 10% ही टैक्स कटा। लेकिन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को इन्हीं बॉन्ड्स को अगर म्यूचुअल फंड रैपर में होल्ड करना है तो 3 साल तक होल्ड करना पड़ता है, उसके बाद उसको टैक्सेशन बेनिफिट मिलता है। तो एमपी ने ये प्रस्ताव किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि वो इन दोनों का होल्डिंग पीरियड सेम कर दें। या तो लिस्टेड बॉन्ड्स का होल्डिंग पीरियड 1 साल से बढ़ा के 3 साल कर दें या म्यूचुअल फंड का होल्डिंग पीरियड 3 साल से घटाकर 1 साल कर दिया जाए। ये एमपी ने प्रस्ताव किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि इस बजट्स में वो इस चीज को कंसिडर करें। बहुत बहुत खूब आपने इस चीज को एक्सप्लेन किया है। मुझे लगता है कि अगर 1 ईयर वाला प्रस्ताव अगर म्यूचुअल फंड्स को दिया जाए, मतलब अगर एक डेट म्यूचुअल फंड है उसको ड्यूरेशन, जो होल्डिंग पीरियड है उसको 12 मंथ्स कर दिया जाए, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज होगा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए फ्रॉम द टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसके अंदर मैं दो चीजें और भी ऐड कर देता हूँ। एमपी ने इसका प्रपोजल अलग से दिया है लेकिन मुझे लगता है हमें इसके साथ ही कवर कर लेना चाहिए। एमपी ने डेट ईटीएफ्स मतलब वो भी एक्सचेंज पे लिस्टेड है एक नॉर्मल बॉन्ड की तरह, बट इसमें भी टैक्सेशन के लिए होल्डिंग पीरियड 3 इयर्स है।
तो एमफी ने कहा है कि डेट म्यूचुअल फंड ईटीएफ जो कि बॉन्ड होल्ड करते हैं, जो लिस्टेड भी है एक्सचेंज पे, ये बॉन्ड्स के कंपैरिजन में अलग नहीं होना चाहिए। सिमिलरली गोल्ड ईटीएफ और अब तो सिल्वर ईटीएफ के दरवाजे भी खुल चुके हैं, तो सिल्वर ईटीएफ में भी टैक्सेशन 3 साल वाला ही है। तो एमफी ने कहा है या तो लिस्टेड बॉन्ड्स को 1 साल कर दी, 3 साल कर दो, या फिर इन सबको, डेट म्यूचुअल फंड्स को, डेट ईटीएफ को, गोल्ड ईटीएफ को और सिल्वर ईटीएफ को, इन सबका होल्डिंग पीरियड घटा के 1 साल। बिल्कुल सही है। अच्छा निशान जी, एक और इंटरेस्टिंग इसमें प्रस्ताव ये था कि जो यूलिप्स हैं, यूनिट लिंक्ड इन्वेस्टमेंट प्लान्स, जो यूजुअली इन्वेस्टर्स को बैंकिंग चैनल के थ्रू या एडवाइजरी चैनल के थ्रू बेचा जाता है, जो म्यूचुअल फंड का ही एक वेरिएंट है, बट उसमें एक इंश्योरेंस एम्बेडेड है, तो उसमें एक टैक्स अनोमली हुआ करती थी, जहां पर टैक्सेशन इम्पैक्ट यूलिप में जो था वो एक बेटर प्रोस्पेक्ट था। तो मैं मतलब एमफी ने इससे रिलेटेड भी एक प्रपोजल डाला है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा आप कैन यू थ्रो सम लाइट की वो क्या कहता है? बेसिकली इक्विटी का इस वक्त जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा 31 जनवरी 2018 को अनाउंस हुए थे, 31 जनवरी 2018 तक के गेन्स ग्रैंडफादर हो गए थे, लेकिन अब इक्विटी के जो टैक्सेशन है, 1 साल से ज्यादा होल्डिंग पीरियड है तो 10%, 1 साल से कम है तो 15%। बट यूलिप्स में क्या है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख से कम है, ये रूल हमारा फेब 2021 में आया था, उसके बाद की बात कर रहा हूं मैं, तो इसका मतलब करंट फाइनेंशियल ईयर में अगर आप यूलिप का प्रीमियम 2.5 लाख या उससे कम दे रहे हैं, तो 5 साल के बाद जो भी प्रोसीड्स आपको मिलेंगे वो टैक्स फ्री है। इसमें एक कंडीशन हो रहा है कि जो लाइफ कवर है वो प्रीमियम अमाउंट से 10 टाइम्स होना चाहिए। एक चीज और भी स्पेसिफिकली मैं बता देता हूँ, यहाँ पे हम रिडेम्पशन मेच्योरिटी या रिडेम्पशन प्रोसीड्स की बात कर रहे हैं, डेथ बेनिफिट की बात नहीं कर रहे। डेथ बेनिफिट इररिस्पेक्टिव कि भाई आपका होल्डिंग पीरियड क्या है या आपका लाइफ कवर एज ए मल्टीपल कितना था प्रीमियम से, उससे डिपेंड नहीं करता। डेथ बेनिफिट्स तो टैक्स फ्री ही रहेंगे। तो यूलिप्स के अंदर अभी क्या है कि अगर 2.5 लाख से कम इन्वेस्टमेंट है तो आपको बेसिकली इन्वेस्ट वो भी मार्केट में कर रहे हैं, मार्केट लिंक सिक्योरिटीज में, लेकिन उसके अंदर क्या है, टैक्स नहीं लग रहा। 5 इयर्स का लॉक इन है लेकिन टैक्स नहीं लग रहा। इक्विटी में क्या है, लॉक इन तो नहीं है लेकिन टैक्सेबल है। 1 लाख तक का कैपिटल गेन तो फ्री है लेकिन इसके ऊपर का टैक्सेबल है। तो एमपी ने कहा है कि क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट्स सेम तरीके से एक रैपर की तरह काम करते हैं जो आगे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसके अंदर जो टैक्सेशन है वो बराबर होना चाहिए। जो टैक्सेशन डिस्पैरिटी है उसको एमपी ने कहा है कि आप हटा दीजिए। सर बहुत बढ़िया है, मतलब मुझे लगता है कि बहुत ही ये थॉट थ्रू किया हुआ प्रपोजल जो है एमपी ने पुट फोर्थ किया है फाइनेंस मिनिस्ट्री को। एसेंशियली सेम टाइप का प्रोडक्ट है, सिर्फ बंडल करने का तरीका अलग है, और किसी इनकम टैक्स के सेक्शन का फायदा उठाकर एक प्रोडक्ट को अननेसेसरी एडवांटेज है और दूसरे को अननेसेसरी पनिशमेंट है। तो इसमें जो पैरिटी है ये खत्म होनी चाहिए। ये एक बिल्कुल कह सकते हैं कि बहुत ही साधारण सा प्रपोजल है लेकिन बहुत ही पावरफुल है। रोहित ठीक जी, है, इसमें अब एक इसमें चीज मैं एक चीज इसके अंदर मैं और भी ऐड करता हूँ। इसके अंदर क्या है कि जब आप किसी बैंक वाले के पास जाते हो ना, बैंक वाला यूलिप बेचने के लिए आपको दो चीजें यूलिप के एडवांटेजेस बताता है म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में। वो एडवांटेजेस नहीं है मिस सेलिंग टेक्टिक्स ही, लेकिन वो बोलेगा कि आपको, एक वो आपको बोलेगा कि इसके अंदर टैक्स फ्री रिटर्न बनेगा। वो आपको ये नहीं बताएगा कि टैक्स फ्री रिटर्न तो ठीक है, बट इसकी फंड मैनेजमेंट कॉस्ट क्या है, इसके मोर्टेलिटी चार्जेस क्या है, इसके प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस क्या है। तो खूब सारे चार्जेस यूलिप से फालतू जुड़े हुए हैं जो फंड मैनेजमेंट से अलग है। जब वो आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाएगा एक यूलिप के फंड की, तो वो यूलिप के फंड की रिपोर्ट कार्ड आपको दिखाएगा, लेकिन यूलिप के फंड की जो रिटर्न है वो इन्वेस्टर को नहीं मिलेगी यूलिप वाले, क्योंकि उसके अंदर से अभी अदर चार्जेस डिडक्ट होने रहते हैं, जैसे कि मोर्टेलिटी चार्जेस, प्रीमियम एलोकेशन चार्जेस। इस तरह के चार्जेस का डिडक्शन फंड की एनईवी में कैप्चर नहीं हो पाता। तो वो उस वाले फंड की परफॉर्मेंस एक म्यूचुअल फंड से कंपेयर करेगा, जबकि सारी कॉस्ट अभी फैक्टर इन नहीं हुई है इन्वेस्टर के लिए। दूसरा जो इनका मिस सेलिंग टेक्निक होता है, वो ये इन्वेस्टर को ऐसे बोल के कि सर आप इस फंड के बीच में ना कितनी भी बार स्विच कर सकते हो, आप इसको डेट से इक्विटी में डाल दो, इक्विटी से डेट में डाल दो, तो आपको टैक्सेशन नहीं लगेगा, जबकि म्यूचुअल फंड में लगता है। लेकिन रोहित जी, मैं और आप अच्छे से जानते हैं मार्केट को टाइम करना बहुत ही इम्पॉसिबल है। अभी तक हम किसी को भी ऐसा नहीं जानते जो परफेक्टली मार्केट टाइम कर सका।
बिल्कुल ठीक बात है। इनफैक्ट मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो इसी चीज के ऊपर था कि एक प्रस्ताव ये भी गया है कि जो आप इंटर स्कीम या फिर इंटर ऑप्शन में हम लोग जो ट्रांसफर करते हैं, रेगुलर से डायरेक्ट कर लिया है, डायरेक्ट से रेगुलर में आ गए, या फिर ग्रोथ से डिविडेंड में शिफ्ट हो गया है, डिविडेंड से ग्रोथ में आ गए, तो इसको रिडम्पशन और फ्रेश इन्वेस्टमेंट का दर्जा दिया जाता है और उस पर सारे लोड्स अप्लाई हो जाते हैं, टैक्सेशन अप्लाई हो जाता है। लेकिन अभी जो जस्ट आपने कहा कि यूलिप में डेट इक्विटी और इक्विटी डेट को शिफ्ट करने पे टैक्सेशन नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा गैप था। इससे रिलेटेड भी जो है मतलब प्रस्ताव जा चुका है कि आप इसको भी समहाउ इसको भी आप हटा दीजिए। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं सबसे पहले अभी साल 2 साल पहले सेबी ने ना अपनी एक लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड की पॉलिसी निकाली थी। उस पॉलिसी के अंदर उन्होंने एक प्रिंसिपल को एम्फेसाइज किया था। वो प्रिंसिपल ये था कि एक ही तरीके का प्रोडक्ट अगर डिफरेंट रेगुलेटर भी लॉन्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड का रेगुलेटर है सेबी, एक यूलिप का रेगुलेटर आईआरडीए, तो एक ही तरीके का प्रोडक्ट है म्यूचुअल फंड और यूलिप, कोई खास अंतर नहीं है उसके अंदर। तो अगर एक ही तरीके का प्रोडक्ट दो अलग अलग रेगुलेटर्स के अम्ब्रेला के अंडर है तो उसके अंदर टैक्स आर्बिट्राज नहीं होना चाहिए। तो ये चीज सेबी तो ऑलरेडी प्रपोज कर चुका है। अब एमपी ने फाइनेंस मिनिस्ट्री को बोला है। अब इस प्रोडक्ट के अंदर क्या है, अगर आपने लेट से आपने एक रेगुलर म्यूचुअल फंड लिया हुआ है और आज आप उसको डायरेक्ट करना चाहते हैं, आपको आपका पैसा नहीं चाहिए, आप सिर्फ ये चाहते हैं कि रेगुलर वाले म्यूचुअल फंड को डायरेक्ट करना। तो प्रॉब्लम क्या है कि जब आप रेगुलर से डायरेक्ट करोगे तो वो एक रिडम्पशन और फ्रेश परचेज मानी जाएगी। एग्जिट लोड की प्रॉब्लम नहीं होती। विद इन द सेम स्कीम देयर इज नो एग्जिट लोड एप्लीकेबिलिटी। अगर आप सिर्फ ऑप्शन या अगर आप सिर्फ प्लान चेंज कर रहे हैं। ऑप्शन क्या होते हैं, ऑप्शन होते हैं ग्रोथ या डिविडेंड, डिविडेंड का नाम अब चेंज हो चुका है। प्लान क्या होते हैं, रेगुलर या डायरेक्ट। तो अब एमपी ने प्रपोज किया है कि अगर आप कोई भी प्लान चेंज करो डायरेक्ट से रेगुलर या रेगुलर से डायरेक्ट, सिमिलरली अगर कोई ऑप्शन चेंज करो आप कि अगर आप ग्रोथ ऑप्शन से डिविडेंड में जा रहे हैं या डिविडेंड से ग्रोथ में जा रहे हैं, तो सेबी ने कहा है कि क्योंकि वही स्कीम है, इन्वेस्टर को कोई गेन भी रियलाइज नहीं हुआ क्योंकि सारा का सारा पैसा उसी म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है, वही अंडरलाइंग पोर्टफोलियो है, वही रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज है, तो उसको कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यूलिप में भी नहीं लगता, यूलिप में भी अलाउड होता है। बिल्कुल बिल्कुल, काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने इसको बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझाया है कि किस तरीके से, बहुत ही नुक्स एंड कॉर्नर्स जो है उसको आपने बहुत ही सिंप्लीफाई किया है। अच्छा, और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज इसमें मुझे देखने को मिली कि जो टीडीएस था, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, डिविडेंड पे, अब तो खैर उसको इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल कहा जाता है, वो हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। फॉर द व्यूअर्स, पिछला वीडियो हमने किया था मिथ्स ऑफ म्यूचुअल फंड, उसमें हमने समझाया था कि डिविडेंड ऑप्शन में क्या दिक्कतें हैं और क्या प्रॉब्लम्स है और डिविडेंड ऑप्शन कैसे ऑपरेट करता है। तो वो डेफिनेटली आप जाके वीडियो देखिए, उसमें आपको इसके बारे में और डिटेल मिलेगा। लेकिन मेरा सवाल अब ये है कि एमफी ने कहा है कि जो 5,000 रुपए की जो लिमिट है जिसके आगे आप डिविडेंड के ऊपर टीडीएस डिडक्ट करना स्टार्ट कर रहे हो, उसको इंक्रीज किया जाए, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? बेसिकली इसका मेन रीजन ये है, जो एक स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर है, मान लो उसको 5,000 रुपए का डिविडेंड भी आ गया, उसका 500 रुपए टैक्स कट जाएगा। हालांकि उसकी ओवरऑल इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, तो उसको वो अगले असेसमेंट ईयर में रिटर्न फाइल करके 500 रुपए क्लेम करने पड़ेंगे। तो सेबी ने, वो एमपी ने कहा है फाइनेंस मिनिस्ट्री को अपने इस प्रपोजल में कि आप 5,000 से लिमिट बढ़ा के 50,000 कर दो। 50,000 से ऊपर जिसका डिविडेंड आ रहा है फिर आप उसका टीडीएस काटो। पिछले बजट के अंदर अगर रोहित जी आपको ध्यान हो तो फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट भी 10,000 तक था, लेकिन उसकी लिमिट भी बढ़ा के 40,000 कर दी गई है। तो एमपी ने ये जस्टिफिकेशन भी दी है। बिल्कुल बिल्कुल, जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं जिनका डिविडेंड अमाउंट 5,000 है, मतलब बहुत ही कम है, तो उस पर टीडीएस डिडक्ट करके फालतू का इन्वेस्टर के लिए कंप्लायंस बढ़ाने की मतलब उसको कर्टेल करने के लिए ये प्रस्ताव रखा गया होगा। और एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये एज अ एडवाइजर मैंने भी फेस की है, कि जो ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें एक छोटा सा रूल ऐसा है कि यू कैन इन्वेस्ट इन मल्टीपल्स ऑफ 500 ओनली। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि कोई एक इन्वेस्टर है जिसको 1,50,000 एटीसी में इन्वेस्ट करना है और उसे म्यूचुअल फंड के थ्रू करना है, ईएलएसएस के थ्रू करना है, ठीक है? तो 12,500 रुपए पर मंथ के हिसाब से उसका 1.5 लाख अचीव हो जाता है, करेक्ट? तो 12 महीने 12,500 अगर वो हर महीने एसआईपी करता है तो उसका अचीव हो जाता है। अब 12,500 अगर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है दो फंड्स में इक्वली, तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि 6,250 करना अलाउड ही नहीं है।
लेकिन Allowed यही नहीं आप है। किसी और ओपन एंडेड फंड में अगर आप चाहो तो उसमें रिस्ट्रिक्शन ये वाला नहीं है। तो करेक्ट। मुझे लगता है कि ये उस चीज से रिलेटेड बहुत ही, देखिए, बहुत ही बेसिक चीज है, और उसको भी मतलब इम्प्रूव करने के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री तक मतलब जो है प्रस्ताव गया है। रोहित जी, बेसिकली ईएलएसएस ना 1992 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तब ईएलएस को इंट्रोड्यूस करने का पर्पस ये था कि ताकि डोमेस्टिक सेविंग्स को थोड़ा चैनलाइज किया जा सके, और जो हमारे सेक्टर्स हैं उसके अंदर जाके ये इन्वेस्टमेंट होगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब तब ना कैश चलता था, तो कैश के टाइम पे गवर्नमेंट ने सोचा था कि भाई 500 के मल्टीपल में होगा तो आसान रहेगा, क्योंकि उसमें ये नहीं होगा कि जो कैशियर बैठा है उसको फट लेन देन करना पड़ रहा है। तो इसलिए उन्होंने 500 का मल्टीपल रखा था। आज हम 2021 में पहुंच गए हैं, इस बात को करीब करीब 30 साल हो गए हैं। आज जो हमारा डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम है, आज हम पेनीज में भी अगर इन्वेस्ट करें तो भी सब कुछ डिजिटल है, सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ ऑटोमेटेड भी है। तो आज इसको चेंज करना कोई मुश्किल चीज नहीं है। और समस्या आप बता ही चुके हैं। आपने जो समस्या बताई इसके ऊपर मैं एक समस्या और भी बताता हूँ। मान लेते हैं कि किसी इन्वेस्टर का लाख रुपए लिक्विड फंड में पड़ा है, जो उसने मार्केट को टाइम करने के लिए रखा हुआ। अब मार्केट गिरी, उसने कहा कि मेरी ऑल यूनिट्स स्विच कर दो ईएलएसएस में लिक्विड फंड से। प्रॉब्लम ये है, उस लाख रुपए की वैल्यू 500 के मल्टीपल में नहीं बढ़ेगी। तो होगा क्या, एएमसी के लिए बिना मतलब का पेपर वर्क के ऑपरेशनल, कि भाई बाकी या तो फ्रैक्शनल अमाउंट उसको वापस किया जाए, या फिर उसको उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाए। अगर उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई और मान लो उसने ये डिसीजन 31 मार्च को लिया है, तो उसका टैक्स बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, उसका डिडक्शन भी टैक्स कट चला गया, जाएगा। उस साल का टैक्स कट जाएगा। नहीं नहीं, ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही मतलब डीप थॉट आंसर आपने दिया है इसमें, कि कुछ चंद रुपयों या चंद पैसों की वजह से भी एक ट्रांजैक्शन जो है वो बेकार हो सकता है, मतलब, और ये दोनों के लिए हेडेक है, इन्वेस्टर एज वेल एज एएमसी। तो दिस, और ये काफी पुराना रूल है, तो मतलब आई थिंक इट विल बी डन अवे विद, मतलब एटलीस्ट ये तो यस, निपल ही, मतलब चला ही जाएगा। इट विल डेफिनेटली बी डन अवे विद। और पूरा चांस है इसका हो जाने का। इसके अंदर मुझे लगता नहीं कि फाइनेंस मिनिस्ट्री इसको किसी भी वजह से रोकेगी। इसमें वो इतनी चीज रिटेन कर लेगी कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 की हो, बाकी का हटा देगी कि इन मल्टीपल्स ऑफ वन और इन एनी अमाउंट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, अब बहुत इंटरेस्टिंग, जो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रस्ताव लगा, तो वो है डीएलएसएस, डेट लिंक्ड सेविंग स्कीम्स। आज तक हम लोगों को पता है कि ईएलएसएस होता है, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है। ऐसे सारे फंड हाउसेस के पास फंड्स हैं, उसको मैंडेट है कि मिनिमम 80% आपको इक्विटी मार्केट्स में, इंडियन शेयर्स में आपको इन्वेस्ट करना है। तो ये जो है एक रिस्की प्रपोजिशन लगता था इन्वेस्टर्स को, हालांकि लॉक इन पीरियड सबसे कम है। अगर हम देखें कि 80C में जो भी इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं, सबसे कम लॉक इन पीरियड वाला और सबसे अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखने वाला यही प्रोडक्ट है। लेकिन फिर भी जो रिस्क एवर्स इन्वेस्टर्स हैं, उनको इससे डर लगता था, जिसकी वजह से या तो वो फिर एफडी में मूव हो जाएंगे, या तो फिर किसान विकास पत्र, एनएससी, ये बाकी सब चीजें हैं। तो अब एमपी ने ये भी सोचा है कि चलो डीएलएसएस करके देखते हैं। तो इसके बारे में आप बताइए। बेसिकली रोहित जी, अगर आपको पता हो जो फ्रैंकलिन का फियास्को हुआ था, वो फियास्को बेसिकली था क्या। बेसिकली इंडिया की बॉन्ड मार्केट्स ना अभी बहुत डीप नहीं है, उनके ऊपर अभी भी ओवर द काउंटर ट्रेडिंग ज्यादा होती है। इट मींस द बायर एंड सेलर फर्स्ट हैव टू फाइंड ईच अदर, देन दे ट्रेड द ट्रांजैक्शन थ्रू इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। तो अब प्रॉब्लम क्या है कि आरबीआई भी चाहता है, सेबी भी चाहता है कि इंडिया की जो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है वो डीपन हो जाए। इसका मतलब उसमें लिक्विडिटी बढ़े। लिक्विडिटी बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि रिटेल को लेके आया जाए। इसके लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव भारत बॉन्ड की फॉर्म में पहले भी लिया जा चुका है। अब क्या है, आप बोल ही चुकी हो कि जो रिस्क अवर्स इन्वेस्टर है, जो कहता है मैं इक्विटी में जाना नहीं चाहता, या मुझे रिटर्न की थोड़ी सी सर्टेनिटी चाहिए, ठीक है 6 का 5.5 हो जाए, 6.5 हो जाए चलेगा, लेकिन मैं माइनस नहीं देख सकता। तो उसके लिए डेट लिंक्ड सेविंग स्कीम एक अच्छा विकल्प रहेगा। लेकिन इसके अंदर मुझे लगता है इसमें एक समस्या जो आएगी वो ये आएगी, क्योंकि पीपीएफ जैसी चीजों के ऊपर गवर्नमेंट टैक्स फ्री सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट देती है, और इसमें भी 5 साल का लॉक इन है। तो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा पीपीएफ वाले इन्वेस्टर को डेट लिंक सेविंग स्कीम में लाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात कही आपने, और इसमें उन्होंने प्रस्ताव भी 5 साल का ही लॉक इन का रखा हुआ है, आई गेस। तो
थोड़ा सा मतलब इट इज लाइक अ टफ नट टू क्रैक, बट एनी विच वेज इट्स अ अमेजिंग आइडिया। मतलब ये सोच ही अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है। तो अच्छा, इसमें एक और था कि म्यूचुअल फंड्स को ऐसा कुछ मिलना चाहिए ऑप्शन कि पेंशन ओरिएंटेड फंड्स, समथिंग लाइक एनपीएस, यू नो, कि वो लॉन्च कर सके और इन्वेस्टर्स को ऑफर कर सके। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपने क्वेश्चन पूछा है। इसके अंदर क्या है, 2014-15 में जो बजट आया था उसमें ये बात बोली गई थी कि जो यूनिफॉर्म टैक्स ट्रीटमेंट एप्लीकेबल होगी पेंशन फंड्स के लिए और म्यूचुअल फंडिंग रिटायरमेंट प्लान के लिए। लेकिन म्यूचुअल फंडिंग रिटायरमेंट प्लान को 80CCD1, 80CCD1B और 80CCD2 की डिडक्शंस नहीं मिलती जो एनपीएस को मिलती हैं। दर्शकों को बता दूं, 80CCD2 की डिडक्शन वो वाली डिडक्शन होती है जो सिर्फ जो एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट एनपीएस लिया हुआ उनको मिलती है। ये 10% ऑफ द बेसिक सैलरी तक होती है। इसके अंदर ओवरऑल 7.5 लाख पर एनम की लिमिट है। अगर 7.5 पर एनम से ज्यादा एम्प्लॉयर आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है टुवर्ड्स एनपीएस, ईपीएफ एंड सुपर एनुएशन फंड, तो उसके ऊपर का जो अमाउंट होगा दैट इंक्रीमेंटल अमाउंट विल बी टैक्स्ड। ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज जो 80CCD1B की रिडक्शन है जिसमें 50,000 रुपए तक सेल्फ आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ये 1,50,000 जो 80C की रिडक्शन है उसके अलावा है। तो जो लोग 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं वो सीधा अपने 15,000 रुपये बचा सकते हैं इसमें। 15,000 का मतलब है कि 50,000 रुपये जो आपकी इनकम टैक्स कट के 35,000 आने की, अगर आपने 50,000 इन्वेस्ट कर दिए तो आपका 15,000 का टैक्स बच गया। ये जो 15,000 का टैक्स है टैक्स सेविंग फॉर्म में करीब करीब आपकी फर्स्ट ईयर में ही 40-45% की रिटर्न बन गई। तो ये अगर म्यूचुअल फंड को भी मिल जाए कि वो 80CCD1B और 80CCD2 के अंदर इन्वेस्टमेंट्स एक्सेप्ट कर सकता है तो ये इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर होगा। बिल्कुल ठीक बात कही आपने। मतलब इसमें मुझे लगता है कि इतना ज्यादा पैसा फ्लो होगा कि द नंबर्स दैट वी आर सीइंग राइट नाउ वुड नॉट सीम एज बिग वंस दिस यू नो पासेस थ्रू। बट ये थोड़ा सा टफ लग रहा है, यू नो, कंसिडरिंग दी governmental hurdles or political stuff, but undoubtedly again an amazing proposal with respect to AMFI giving it to finance ministry. अच्छा, थोड़ा सा एक और टफ जरूर बहुत है ही रोहित जी थोड़ा सा टफ जरूर है। लेकिन क्योंकि ये चीज पहले बजट में प्रस्तावित हो चुकी है और जो सेबी की लॉन्ग टर्म पॉलिसी है म्यूचुअल फंड के अंदर, जिसके अंदर वो कहते हैं कि जो सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं उनका सिमिलर टैक्स ट्रीटमेंट होना चाहिए, कोई टैक्स आर्बिट्राज उन दोनों प्रोडक्ट्स में होना नहीं चाहिए, तो ये उस पॉलिसी के अंदर भी आ रहा है। तो मैं कोई बहुत ज्यादा शॉक नहीं होऊंगा अगर ये भी एक्सेप्ट हो जाए तो। बिल्कुल, तो मतलब मैदान साफ है, इसके मैदान साफ होने है। के चांसेस हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बहुत ही मतलब आई विल कंक्लूड, मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पेसिफिकली वो लोगों के लिए जिनका रियल एस्टेट में यू नो कैपिटल गेन्स होता है। तो इनकम टैक्स में एक सेक्शन होता है, सेक्शन 54EC, जिसमें ये होता है कि अगर आप घर बेचते हो और उस पर आपको कैपिटल गेन्स होता है तो टैक्स बचाने के लिए आप स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दो। और इन बॉन्ड्स को लॉक इन पीरियड होता है 5 साल का। ऑफ कोर्स सोवरीन बैक्ड बॉन्ड होते हैं, आरईसी, एनटीपी, मतलब ये जो है ये एनएच नहाए और आरईसी के बॉन्ड्स जो होते हैं दे आर सोवरीन बॉन्ड्स। तो इसमें आप इन्वेस्ट कर दो, आपका टैक्स बच जाएगा। तो करेक्ट। इसमें भी अब प्रस्ताव लाया गया है कि आप म्यूचुअल फंड यूनिट्स को भी इस तरीके का जो है एक एग्जम्पशन आप सेक्शन 54EC में दो। तो ये काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। मतलब अगर आपसे समझेंगे कि ये है क्या, बट जो इंडिया में प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसमें कैपिटल गेन्स का यू नो बॉन्ड सब्सक्राइब होते हैं, तो वो क्वांटम अगर चैनलाइज हो गया म्यूचुअल फंड में तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। दोनों चीजें, पहले तो इसका एक्सप्लेनेशन और दूसरा इम्पैक्ट। देखो इसके अंदर हालांकि ये इन्वेस्टर्स के लिए तो बहुत बढ़िया प्रोपोजिशन है अगर एमपी की तरफ से जो फाइनेंस मिनिस्ट्री को गया है, अगर ये एक्सेप्ट हो जाता है तो डेफिनेटली फायदा होगा। लेकिन यहाँ पर ना थोड़ा सा गवर्नमेंट को अपनी पॉकेट बैलेंस करनी है। अभी क्या होता है जब किसी को रियल एस्टेट में कैपिटल गेन्स होते हैं तो बचाने के लिए या तो ये है कि आपको एक और प्रॉपर्टी खरीदनी पड़ेगी या फिर सेक्शन 54EC के बॉन्ड खरीदो। उसकी लिमिट भी सिर्फ एक पैन पे 50 लाख की है एक फाइनेंशियल ईयर में। तो समस्या ये है कि जो 50 लाख रुपए इन्वेस्ट भी कर देते हैं इंटरेस्ट सिर्फ 5.25% का है, 5 साल का लॉक इन है और चांसेस ये है कि वो 5.25% वाला बंदा भी शायद 30% टैक्स ब्रैकेट में हो।
तो उसमें से भी 30% मिल जाता है। आज इंटरेस्ट गवर्नमेंट जो टैक्सेबल है। वो इंटरेस्ट टैक्सेबल है। अगर म्यूचुअल फंड को ये मिल जाता है तो टैक्स एफिशिएंट तरीके से टैक्स सेविंग का एक रास्ता खुल जाएगा। हम सबको उम्मीद करनी चाहिए कि ये खुल जाए। इसमें था क्या, 1996 के अंदर सेक्शन 54 ए एंड सेक्शन 54 ईबी में, इसके अंदर इन दो सेक्शंस के अंदर ये एग्जेम्पशंस मिली थी कुछ स्पेसिफिक एसेट्स को। इन स्पेसिफिक एसेट्स में म्यूचुअल फंड का नाम था, लेकिन ईयर 2000 के अंदर इसको हटा दिया और सेक्शन 54 ईसी से रिप्लेस कर दिया, जिसके अंदर सिर्फ एनएचएआई, आरईसी, पीएफसी इस तरह के बॉन्ड छोड़ दिए। पहले लॉक इन पीरियड 3 ईयर होता था, अब उसको भी बढ़ा के 5 ईयर कर दिया टैक्स सेविंग के लिए। तो रियल एस्टेट से जिसको गेन होता है उसमें थोड़ा सा ये मुझे टफ लगता है, क्योंकि इससे ना गवर्नमेंट की पॉकेट भी इंपैक्टेड होगी। ओके ओके ओके, बहुत ही परफेक्शन के साथ मुझे लगता है कि हमने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं। मैं लास्ट में सिर्फ आपको 2-3 चीजें आप मुझे बताइए कि कौन सी चीजें आपको लगती है कि इसमें से इम्प्लीमेंट करना काफी आसान है या हो सकती है, और कौन सी चीजें के बारे में आप नेगेटिव या ऐसा कह सकते हैं कि काफी टफ लगती है, तो इनमें से आप मुझे बताइए। जो मुझे सबसे इजी लगता है, वो मुझे सबसे इजी लगता है कि शायद जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स वाला है वो होने का पूरा चांस है। एनपीएस वाला जो मैंने आपको बोला वो होने का पूरा चांस है, क्योंकि वो 2014-15 वाले बजट में पहले से प्रपोज था। तो अगर ये डेट ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ, नॉर्मल डेट फंड, या तो इनका होल्डिंग पीरियड घटा देंगे, क्योंकि ये बात फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी पता है कि जो एचएनआईज हैं वो इसका पूरा फायदा उठाते हैं, जीरो कूपन बॉन्ड लेके, या सिर्फ 1-1.25 साल का कोई एमएलडी ले लिया, मार्केट लिंक्ड डिबेंचर। बेसिकली एचएनआई चाहता है कि उसको इंटरेस्ट इनकम ना है। इंटरेस्ट इनकम आ गई तो वो फिर 42.744% वाला उनका टैक्स एप्लीकेबल हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा टैक्स गैप है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर शायद लिस्टेड बॉन्ड्स का टेन्योर 1 साल से बढ़ा के 3 कर देगी। 3 वाले वो तो एक मुझे नहीं लगता। अच्छा, उल्टा ही होना है। उल्टा ही होना है, क्योंकि 3 वाले को एक करने में प्रॉब्लम ये है रोहित, अगर आप मार्च में इन्वेस्ट करते हो और 1 साल के बाद अप्रैल में निकालते हो तो आपको डबल इंडेक्सेशन मिल गया, और 1 साल में जो रिटर्न बनी है आपकी ऑलमोस्ट टैक्स फ्री हो जाएगी। तो गवर्नमेंट का ना उसमें टैक्स लॉस हो जाएगा। तो 1 साल होने का चांस करना, पहले ये 1 साल हुआ करता था, तो ये 3 वाला 3 ही रहेगा। लिस्टेड बॉन्ड्स को भी उठा के शायद 3 कर। ओके, और सबसे टफ? सबसे टफ मुझे लगता है ये सेक्शन 54 ईसी वाला बहुत टफ है, क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट की अपनी पॉकेट से जो टैक्स कलेक्शन का लॉस है वो हो सकता है, तो गवर्नमेंट शायद इसको ना करे। प्लस इसके अंदर एक बड़े ही नैरो सेट ऑफ इन्वेस्टर्स फिट इन हो सकते हैं, कि जिसने रियल एस्टेट लिया हुआ था, जिसने बेचा है, जो और नई रियल एस्टेट नहीं लेना चाहता, सिर्फ वही वाले इन्वेस्टर फिट इन होते हैं। इसका कोई बहुत बड़ा स्कोप नहीं। ओके ओके, तो आई थिंक सब कुछ हमने लगभग कवर कर लिया है। निशान जी, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम एंड एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। जो भी कुछ आपने समझाया है काफी काफी लेमैन लैंग्वेज में समझाया है, और बहुत ही समय लेकर आपने समझाया है, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं रही है। और मैं व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये डिस्कशन कैसा लगा और किस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करें। तो ये चीजें हमें जरूर कमेंट में बताइए। निशान जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे, टेकिंग आउट टाइम, और इतना अच्छे से हमें एक्सप्लेन करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू रोहित, थैंक यू। थैंक यू।